हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। आ जाइए सभी लोग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। ये केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 है शायद, जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे। केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 10। आज तो सही रीड किया है ना? ओके, 10 ही है ना बेटा? ओके। तो बताइए आप लोगों की कैसी चल रही बेटा जी पढ़ाई? धुआंधार तरीके से चल रही है नहीं? कोई 9 बोल रहे हैं, एक सेकंड देखे लेता हूं। 9 है या 10? अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। 9 हो गया है बेटा, और 8 भी होगा यहीं पास। 7 के बाद, 7 के बाद अच्छा ये 8 है, 9 है, सब है, कोई दिक्कत नहीं। अपन सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। तो अब बेटा हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी देखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी देखेंगे, और हाफ टाइम पीरियड भी देखेंगे। तो आज मान लो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का खेल खत्म हो सकता है, हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हो ही जाएगा। जी आपकी कृपा से अच्छी है, भगवान करे हमारी कृपा आपके ऊपर ऐसे ही बनी रही बेटा। अगर आपका सब अच्छा है हमारी कृपा से, तो कल का क्वेश्चन ओके करवा देंगे, पर पहले अभी जो है उसको देखो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हेडिंग डालने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसे बोलते हो प्रथम कोट की अपक्रिया। अरे प्रथम कोट की अभिक्रिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ला के सीक्वेंस में अगर बोलो बेटा, दर नियम के ऑर्डर में अगर बोलो सीक्वेंस में, तो बोलते हैं इसमें रेट जो होगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, या 1 पावर पावर 1 हो जाए। नहीं समझे? अभी मैं समझाता हूं, अगली स्लाइड लेके थोड़ी सी। मान लो ये ए गिव्स टू प्रोडक्ट है, तो इसकी जो रेट होगी कैसे होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए। कुछ नहीं लिखा है पावर में, मतलब 1 है, तो वही बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पर 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, समझे? तो इसमें जो आएगा वो मैं लिखता हूं, रिएक्शन इन विच reaction in which rate of reaction is directly proportional to concentration
ऑफ रिएक्टेंट। वे अभिक्रियाएं जिसमें क्रियाकारक की जिसमें अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की दर क्रियाकारक की सांद्रता के प्रथम घात, ब्रैकेट में इसको लिख लेना, क्रियाकारक की सांद्रता के प्रथम घात के क्रियाकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। फर्स्ट पावर लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां लिख सकते हो रेट रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लिख सकते हो लिखने की अगर लगे तो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। सर रेट ला समझ नहीं आया, मैंने पढ़ा तो। ठीक है, समझा दूंगा, वापस से टेंशन ना लो। तो ये था। अब जैसे मान लो A gives to प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसका रेट लिखना चाहूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इधर कुछ भी हो पावर में हमेशा 1 ही आएगा, तब समझो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अन्यथा नहीं है। अगर मान लो यहाँ 2 आ गया तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, सॉरी। समझे जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो अब देखो, अगर यहाँ पास 2 होता बेटा, अभी जो रेट ला जिसको नहीं समझ आया इसलिए करा रहा हूं, अगर यहाँ पास 2 होता तब भी यहाँ पावर 1 ही रहती। मैं रेट ला में क्या बताया था आपको? रेट ला एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्लास में बैठे हैं 50 स्टूडेंट, जिन्हें बोला जाए कि 50 स्टूडेंट बैठे हैं, 50 स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, तो 50 का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल बातें हो गई कि वो पढ़ाई करता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन पता चला उसमें से 10 का ही सिलेक्शन हुआ, 40 बंटाधार, तो फिर क्या होगा? तो पता चला कैसे कि 40 बंटाधार हुए और 10 पास हुए, टेस्ट पेपर रिजल्ट आया, पेपर का रिजल्ट आया, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गई, हम चेक किए हैं, चेक किए मतलब एक्सपेरिमेंटल है। तो यहां पास ए के तो है 2 मोल, लेकिन रिएक्शन कर रहा है एग्जैक्ट ए का 1 ही मोल, तो वही बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस में समझाया था क्या था, तो वहां से अगर करोगे तो क्लियर हो जाएगा। सर रेट ला समझ नहीं आया, मैंने पढ़ा तो। बेटा अच्छा पहले वाला ही है, मेरे को लगा बार बार वही कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या। तो ये था रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 1। अब यहाँ पास कुछ एग्जांपल मैं रिएक्शन करा दूंगा, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में डायरेक्ट आएंगे। यहाँ पास नहीं, अगली स्लाइड लेके करा देता हूं। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं ना गिनत सपेरा, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं ना गिनतू सपेरा। सर हमारे फोन में डबल वॉइस आ रही है। और पूछो, सबको क्लियर है ना? कहीं माइक डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा? तो ऐसे सेल चेंज कर लेंगे। किसी को अगर आवाज में वॉइस सही नहीं आ रही किसी के पास तक तो बताएं। देखो इधर, अब मैं यहाँ पास
बता देता हूं इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। मोस्टली एग्जाम्पल बेटा N2O5 डिकम्पोजिशन सीधा ही लिख रहा हूं ना, हाँ ठीक है, सही आ रही, ठीक कोई बात नहीं। डिकम्पोजिशन थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O, ठीक है, N2O5 एवं NO2 का विघटन, फिर उसके बाद ऑल रेडियो एक्टिव डिके, ऑल, एक सेकंड रुकना बेटा, हमारी आंख में कुछ समस्या हो गई। ठीक है, ऑल रेडियो एक्टिव डिके, दिख भी नहीं रहा है, ये क्या हुआ? देखो इधर, ऑल रेडियो एक्टिव डिके, सभी रेडियो एक्टिव 6। अब मैं बता देता हूं बेटा, ये जो मैं लिखाया हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपनी तरफ और इनके ये एग्जाम्पल अपनी तरफ है, ध्यान देना, ठीक है, सारी दुनिया अपनी तरफ और हम अपनी तरफ। तो ऑल रेडियो एक्टिव डीके क्या है आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, अपनी केमिस्ट्री में भी पहले न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम से एक चैप्टर होता था पहले, लेकिन अब वो हट गया है तो कोई जरूरत है ही नहीं। तो रेडियो एक्टिव डीके में ऐसा होता है बेटा, कोई सा भी अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट धीरे धीरे टूटता जाता है। जैसे अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम बेटा, रेडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 86। अरे बेटा बोरान फैमिली का बाबा लिगे इंडिया, सॉरी डार्लिंग, क्या था बेटा, मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम और रेडियम 86, इसका एटॉमिक वेट होता है 226। ये अनस्टेबल होता है बेटा, रेडियो एक्टिव है। कैसा है? रेडियो एक्टिव। अब ये टूटेगा, अब हाँ सर अब ठीक आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो यहां पास रेडियम जो है, तो जब टूटता है बेटा तो एक अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है, एक अल्फा पार्टिकल में हीलियम आता है, एक अल्फा पार्टिकल में हीलियम आता है, हीलियम 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 होता है बेटा 2 और उसका एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक नंबर 2 और वेट होता है 4। तो देखो रेडियम से टूट के एक पार्टिकल निकल गया, तो यहां पास 86 एटॉमिक नंबर था, यहां दो किसी और को तोड़ के दे दिया तो 84 हो जाएगा। सॉरी यहां पास 86 नहीं होता 88 होता है, मैंने गलत कर दिया, सॉरी बेटा, ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान शायद कहीं और रहा होगा, इसीलिए कहते हैं लापरवाही का नतीजा है ना। 88, तो अब कितना बचा? 86, और 86 किसका है बेटा? रेडान का, Rn, हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन जीनान रेडान 86, और एटॉमिक वेट 226, 226 माइनस 4 कर दोगे तो 222। ये समझ आया? तो अगर ये रिएक्शन देता है, आपसे पूछता है कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, बोलोगे सर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। समझ में आया आपको या नहीं?
हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ये था। तो वो रेडियम टूटता है तो हीलियम नाभिक निकालता है, हीलियम एटम एक निकालता है और वो कन्वर्ट हो जाता है रेडान में। अब ये कुछ एग्जांपल हैं जिनको ध्यान रखना है। 2N2O5 मैं लिखा दिया हूं, ये देखो N2O5 डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O, ये एनसीईआरटी में लिखा है, जाके पढ़ना बेटा। मैं आपकी एनसीईआरटी यही डिकोड करा दूंगा, ठीक है ना। लोग बोलते बस है कि नहीं हम तो फॉलो करते हैं एनसीईआरटी को, लेकिन मैं फॉलो ही बस नहीं करता बेटा, पूरा यहां लिखा भी देता हूं। और उससे बाहर कभी आपकी एनसीईआरटी में मात्र ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये दो। लेकिन देखो मैं कितने आपके लिए एग्जाम्पल लेके आया हूं, और उससे बाहर तो हो ही नहीं सकता। N2O5 टूटता है 4NO2 प्लस O2 में, ध्यान रखना, कई बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल। दूसरा ये है NH4NO2 टूटता है अमोनियम नाइट्रेट जिसे बोलते हो N2 प्लस 2H2O में। तीसरा बेटा मैं बताया था हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। एसिडिक मीडियम में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी बात तो वही हुई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर ये क्लोरीन के ऑक्साइड है बेटा, Cl2O7 Cl2 और O2 में टूटता है। फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन में टूटता है बेटा। फिर N2O N2 प्लस O2 में टूटता है। फिर बेटा ऑल रेडियोएक्टिव डिके, जो कि करा दिया। समझ आया सर? आपको इनको बनाना सिखा दो आप। अच्छा, रिएक्शन को बनाना बोल रहे हो? नहीं सुनो, इसको, ये इनऑर्गेनिक वाली जो रिएक्शन है तो इनको समझ के करना होता है। मैं आपको समझा देता हूं एक से, तो एक से कर पाओगे। N2O5 जो है, मैं N2O5 वाली लेके चलता हूं। N2O5 है, ये टूटती है तो ध्यान रखना है कि टूट के कैसे बनेगा। जैसे आपको पता है कि अगर हम पानी में नमक डाल देंगे तो घुल ही जाएगा, तो नमक हमको दिखेगा ही नहीं। सेम N2O5 में भी है। ऐसे ही समझो, अगर आप चाय पत्ती डाल रहे हो किसमें, चाय में, तो पहले तो आपका अगर केवल दूध और पानी मिलाए थे तो सफेद ही था, लेकिन जैसे ही चाय पत्ती डाले पकने लगी, कलर बदल गया। तो आपको पता चल गया कि चेंजेस आ रहा है। वो चेंज आपको ध्यान रहता है ना, चाय का कलर फिक्स है और कलर तो नहीं आ जाता है बेटा कि रेड हो जाएगा, वो चाय पत्ती डाले तो रेड टी भी आती है, तो रेड तो नहीं हो जाता है, फिक्स है। तो N2O5 टूटता है तो NO2 और O2 में टूटता है। ठीक, इतना तो ध्यान रहेगा सर, NO2 और O2 में। अब दिक्कत आती है सर हमको बैलेंस करने में, दिक्कत तो हमको एग्जैक्ट आती है सर बैलेंस करने में, जो कि वही मैं समझा देता हूं। आपका क्वेश्चन जायज था और मैं समझा रहा हूं, हालांकि आएंगे नहीं पर ध्यान रखना है। NO2 प्लस O2 में टूटता है, ठीक है, NO2 और O2 में टाइम लगेगा पर समझा देता हूं। अब देखो बेटा, इधर जो ऑड नंबर पे है पहले उसे इवन नंबर में कन्वर्ट करो। नाइट्रोजन 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहां पास कितने हैं, 5 हैं, और उधर कितने हैं देख लो, 2 2 4। तो ऑड और इवन तो कभी इक्वल हो नहीं सकते। हम इक्वल कर पाएंगे जब हम उनको इवन में कन्वर्ट कर दें, सम संख्या में। यहां ऑक्सीजन 5 है तो इसको हम इवन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 5 टू जा 10, 10 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अब उधर टोटल कितने ऑक्सीजन है, 2 2 4। हमको उधर भी 10 ऑक्सीजन करने हैं, कैसे हो जाएगा बताओ। देखो, अगर यहां पास मैं लिख देता हूं कितना, यहां पास नाइट्रोजन भी देखो 4 है, 2 2 4, तो नाइट्रोजन भी 4 चाहिए, तो मैं यहां पास 4 NO2 कर दिया 4। तो देख लो नाइट्रोजन कितने हो गए, 4, यहां भी 4 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 5 टू जा 10, और यहां पास 4 टू जा 8 प्लस 2 10, ऑक्सीजन भी हो गए, बैलेंस हो गया। एक और देख लो कोई सी भी रिएक्शन, एक और NH4NO2 वाली ही देखो, NH4NO2 वाली ही। सबसे पहले ऑड वाले को इवन में कन्वर्ट करो बेटा, ऑड वाले को इवन में। NH4NO2 था, ये अमोनियम नाइट्रेट जिसे बोलते हो, तो ये टूट जाता है N2 में और 2H2O में, पहले N2O में और H2O में, इतना। अब बैलेंस करने की बात आती है, बैलेंस करने को आएगा ही नहीं सर। मैं उठने में थोड़ा लेट हो गई, प्लीज थोड़ा पिछला बता दीजिए सर प्लीज। वंशिका बेटा देख लो आप,
लास्ट में मैं बता दूंगा। अभी देख लो क्या है कि जो सीन चल रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये पहली स्लाइड थी और ये चल रहा। तो देखो इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे कैसे। यहां पास कितने N2 हैं, नाइट्रोजन है 2, ये इधर कितने हैं 2 नाइट्रोजन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन उधर कितने हैं 2, यहां पास कितने हाइड्रोजन है 4, सब इवन में है तो इसको हम 2 कर दिए। देख लो हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 था ही। तो ऐसे होता है, पर बैलेंस करने के लिए नहीं आएगा, टेंशन ना लो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये होगा। अब चलते हैं बेटा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की ओर। डिफरेंशियल, एक सेकंड आप इसको लिखो बेटा, हमारे घर से फोन आ रहा है, देख लो। अब तो नहीं छूटा होगा ना, हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आगे आते हैं। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये नहीं आएगा पर अपने को ध्यान रखना है। अवकलित दर समीकरण, हाँ जी मैं बोल दिया तो अब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट से आया था क्वेश्चन। अवकलित दर समीकरण कभी पीवाईक्यू उठा के देखा करो बेटा। हालांकि मैं इस चैप्टर की के क्वेश्चन सेपरेट करा लिया हूं, मतलब कि जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा तो मैं पीवाईक्यू लेके आऊंगा यहीं क्लास में ही, ठीक है। तो आप बढ़िया से पीवाईक्यू पढ़ लेना, बताना किसी से नहीं। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो होता है, देखो थोड़ा सा, मान लो ये ए गिव्स टू था प्रोडक्ट, उत्पाद, बार बार ये लिखना पड़ेगा जब तक फर्स्ट सेकंड थर्ड चलेगा। जब टाइम टी इक्वल टू 0 था तो मैं मान रहा हूं इसकी कंसंट्रेशन ए थी। जब टाइम टी इक्वल टू 0 था तो इसकी कंसंट्रेशन ए थी। जब टाइम टी इक्वल टू टी सेकेंड हो गया तब इसकी कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स हो गई और प्रोडक्ट एक्स हो गया। जब टाइम टी इक्वल टू 0 था तो रिएक्टेंट ए था और प्रोडक्ट 0 था, कुछ ऐसा बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलती है, रेट ऑफ रिएक्शन बोलती है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ठीक है बेटा। रेट को ही मैं क्या लिख सकता हूं, डीएक्स अपॉन dt। तो अभी देखो रेट इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा कांस्टेंट आएगा, ठीक है सर। ए की कंसंट्रेशन शुरू में अगर देखें तो ए है और टाइम टी पे अगर हम देख रहे हैं तो ए माइनस एक्स है। तो हम रेट की जगह लिखते हैं बेटा टाइम टी पे डीएक्स अपॉन dt। कब, टाइम टी पे, तो डीएक्स अपॉन dt। कंसंट्रेशन की जगह में क्या लिख दूंगा, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। समझ आया कुछ बेटा, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। सेम जैसे पहले वाला था जीरो ऑर्डर का, dx अपॉन dt इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए, उसी की जगह हमने क्या रख दिया है, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ठीक। इसका ग्राफ भी देखे लेते हैं बेटा, बहुत ही सॉरी सॉरी, मैं माइक लगाए रहता हूं तब भी इतना तेज बोलता हूं। वंशिका का नाम प्यार से वंशकू बोलते हो क्या, कि वंशु?
इसको dx अपान dt को मैं अगर यहां रखूं, dx अपान dt को बाई एक्सिस पे और a माइनस एक्स को रखता हूं x एक्सिस पे, तो देख लो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो बस सीधी लाइन जाएगी। ये ग्राफ हो गया। एक सेकंड। आगे चलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। जिसे आप बोलते हो समाकलित दर समीकरण। कौन सा? समाकलित दर समीकरण। इसमें है, डायरेक्ट अपन फार्मूला लिखते हैं, ln एक्टिव मास ऑफ ए टाइम टी पे। देखना थोड़ा सा रिएक्शन भी, क्या था? ए गिव्स टू प्रोडक्ट, ए गिव्स टू प्रोडक्ट। देखो थोड़ा सा भी लिखना नहीं, एक चीज बता रहना चाहता हूं आपको। अरे ये तो कलर ही नहीं जम रहा मेरे को, थोड़ा सा और अच्छा है। ए गिफ्ट टू था बेटा प्रोडक्ट, लिख चुके हो, पर मैं यहां वापस से लिख रहा हूं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। जब टाइम टी इक्वल टू 0 था तो ये मान लो ए था, और जब टाइम टी इक्वल टू टी सेकेंड हो गया, टी सेकेंड पे हम देख रहे हैं, टी सेकेंड पे, तो ये हो गया ए माइनस एक्स। ये 0 और ये x बना, तो इससे x घटा। समझ पा रहे हो? नहीं समझे तो इधर देखो, शुरू में रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट 0 था, फिर प्रोडक्ट समय के साथ x बना, तो समय के साथ रिएक्टेंट से x कम हो गया। ठीक है, अब इसे ही बेटा मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं कि a की लेके चल रहा हूं ना, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं a 0, और a माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूं? a टाइम t पे, कंसंट्रेशन टाइम टी पे। नहीं समझ पाए बेटा? क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि चाहे ये जब 0 टाइम था तब की कंसंट्रेशन, अब टाइम टी है तब की कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या है सर? इसकी डिफिनेशन नहीं है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की कोई डिफिनेशन नहीं है बेटा, वो तो डेरिवेशन करने पे आता है। तो इस फार्मूले को डायरेक्ट लिखा जाए अगर, ln at इक्वल टू, अरे हमारा अच्छा वाला कलर ही चला गया यार, ln at इक्वल टू आएगा निकल के ln a0 माइनस के टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ग्राफ के लिए ओनली, इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसकी मैं कंपेयर करता हूं बाई इक्वल टू वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वाला mx प्लस सी से, तो ये तो कांस्टेंट है, मतलब ये c है, अकेला है यानी c है, कांस्टेंट वाला है, ऊपर से प्लस में है, माइनस k है मतलब m है, t मतलब x है, बाई इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, यानी स्लोप ऊपर से नीचे को जाएगा। जानते हो, अगर मैं मेरे को टाइम लगा तो क्लास 11 की फिजिक्स के कुछ चैप्टर में पढ़ाऊंगा, क्लास 11 के, जिसमें से बेसिक मैथ्स भी पढ़ाऊंगा अगर टाइम लगा मेरे को तो। ठीक है, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाता हूँ, यहाँ तो ओनली केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बाकी एक जगह नीट की ही स्टूडेंट हैं जिनको फिजिक्स पढ़ाता हूँ, क्लास 11 वाले चैप्टर,
और एक जगह है जहां केवल फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूं मैं, यहाँ सभी पार्ट पढ़ाता हूं। तो यानी कि मैं वही चीज है। तो नहीं बेटा, आप जिससे पढ़ रहे हो पढ़ो उनसे। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं पढ़ाया 11th का तो बेसिक मैथ्स कराऊंगा तो आपको भी ये चीजें समझा दूंगा कैसे होता है अंदर जाके, ठीक है। पर ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ाऊंगा ही मैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टाइम नहीं है बेटा, एक भी पूरा स्लॉट फुल चलता है मेरा। बात किया हूं, बाकी आपको ये देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये फिर जरूरी है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। आप अपने आपके जो सर पढ़ा रहे हैं उनसे बात करो, इंपॉर्टेंट चीजें बता दीजिए सर, तो बिल्कुल पढ़ा देंगे बेटा, समझ रहे हो ना। मैं किसी की क्लास में कैसे इंटरफेयर कर सकता हूं। तो बाई में एक्सेस में क्या है, एल एन एक्टिव मास ऑफ ए टाइम टी, क्या है, एक सेकंड थोड़ा इसको और उधर कर दें, एल एन एक्टिव मास ऑफ ए टाइम टी पे। फिर उसके बाद बेटा एक्स एक्सेस पे मैं क्या रख रहा हूं, टाइम, क्योंकि कंपेयर करें ना, हमारा ये एम है के, ठीक है, एक्स पे है टी, एक्स एक्सेस पे है टाइम और वाई एक्सेस पे है एल एन ए टी। तो देखो स्लोप तो माइनस का है, यानी ऊपर से आएगा, स्लोप तो ऊपर से आएगा माइनस का। इंटरसेप्ट क्या हो गया इसका, इंटरसेप्ट, ये डायरेक्ट वन वर्ड में क्वेश्चन पूछने वाले हैं। इंटरसेप्ट हो गया एल एन ए नॉट, एल एन ए नॉट नॉट, और स्लोप बेटा इसका क्या हुआ, स्लोप, ये जो ढाल है तो उसकी वैल्यू बता रहा है माइनस का के, माइनस का के। अब इसी को और आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे देखना, हमको चाहिए के की वैल्यू, तो मैं उसको इधर लाता हूं, तो अभी के टी साथ में आएगा, माइनस के टी है इधर आएगा प्लस के टी कन्वर्ट होगा, माइनस के टी इधर आएगा तो प्लस के टी में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू एल एन एक्टिव मास ऑफ ए नॉट माइनस ये एल एन एक्टिव मास ऑफ ए टाइम टी पे चला गया, समझ पा रहे हो। अब ध्यान देना, आप एक फार्मूला पढ़े हो, लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू होता है लॉग m अपान n, लॉग m अपान n कभी पढ़े हो, यही लॉग m की पावर n है तो n लॉग m हो जाता है। और ln ही बेटा, अगर ln a लिखा है, इसको हमको लॉग में कन्वर्ट करना है, 2.303 का मल्टीप्लाई होता है लॉग a, समझ गए। यहां 10 बेस है और यहां एक्सपोनेंशियल के टर्म में है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, वो चीज उसको ध्यान रखना। तो log m माइनस log n क्या हो जाएगा, एल एन ए नॉट अपान ए टाइम टी पे, ये किसके बीच आया, के टी इक्वल टू, के टी इक्वल टू। अब देखना, अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहूं तो एल एन की जगह मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 2.303 लॉग ए, तो के टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303 लॉग ए नॉट अपान ए टाइम टी। ये मल्टीप्लाई में नहीं, इसके साथ आया है ऐसे,
टाइम टी पे बताया जा रहा है। अब मैं टी को उधर भेजना चाहूं, क्यों, मेरे को तो रेट कांस्टेंट चाहिए, तो मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो देखना क्या बनेगा, k इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग ए अपान क्या हुआ सर, ये y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स कहां से आया, ये कहीं से आया नहीं बेटा, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, कल मैं बताया था ना, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, इससे हम लोग कंपेयर करते हैं ग्राफ का किस तरह का बनेगा। आप इसको ना भी ध्यान दोगे चलेगा, लेकिन यहाँ पास जो चीजें हैं उसको ध्यान देना, मैं अभी आगे लिखाने वाला हूं। तो ये y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स जब 10th में आप ग्राफ पढ़े होगे तब था, आज यूज हो रहा है। तो ये मैं टी को इधर लाऊंगा तो मल्टीप्लाई में है उधर, तो इधर डिवाइड में आएगा 2.303 अपान टी लॉग ए नॉट अपान ए टाइम टी, के इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग एक्टिव मास ऑफ ए नॉट टाइम 0 था जब, और एक्टिव मास ऑफ ए टाइम टी पे, ये एक इक्वेशन बन गई। और इसी इक्वेशन को हम ऐसे बना सकते हैं, k इक्वल टू 2.303 अपान टी, अरे k इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग ए नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, a अपान ए टाइम टी पे क्या था, a माइनस एक्स, ये फार्मूला भी बन सकता है जो कि सेम ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। इसे इक्वेशन सेकंड दे दो और इसे इक्वेशन थर्ड नाम दे दो। ठीक है, ध्यान रखना। अब आपके एनसीईआरटी में अब ग्राफ जैसे ही मैं बोलता हूं तो आपका दिमाग तो एकदम से झंझना ही जाता होगा, ये ग्राफ कहां से आ गया। मैं वापस बोल रहा हूं, आप इसके पीछे मत परेशान होना, ग्राफ आपके लिए नहीं है। उसमें जो चीजें पूछ सकता है तो वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में इंटरसेप्ट क्या है, एल एन ए नॉट है, एल एन ए नॉट है, स्लोप क्या है माइनस के, डायरेक्ट पूछ सकता है वैल्यू ऑफ स्लोप इन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण में स्लोप का मान क्या है, माइनस के, डायरेक्ट रहेगा बेटा, एकदम से सोचो, एक कॉन्सेप्ट अगर जानते रहे तो हो जाता है। और मैं बता रहा हूं बेटा, यहाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 90% टीचर पीएनएसटी वाले ये चीज नहीं पढ़ाते हैं, ये ग्राफ। ठीक है सर, मेरी एक दिन केमिस्ट्री की क्लास छूट गई है, कहां पर मिली रिकॉर्ड, क्लास बैच पर, हाँ लाइव क्लास में जाना मिल जाएगा। सर सुनो, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वही बताने जा रहा हूँ। सर हमें पढ़ाया था 12th में, हाँ स्कूल वाले टीचर तो पढ़ाते हैं बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, स्कूल वाले तो इसको पढ़ाए बिना छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इसका डायरेक्ट डेरिवेशन आता है बेटा, डेरिवेशन आता है ऊपर से ग्राफ वगैरह सब, स्कूल वाले टीचर गुड, इस चीज में मैं कहूंगा कि वो ये चीजें पढ़ाते हैं, बुक में जो चीजें रहती है वो पढ़ाते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये हो गया। अब देखो, अगर मैं इसी इक्वेशन को कुछ ऐसे कंपेरिजन करूं, इसी का इस इक्वेशन के साथ ग्राफ बनाना चाहूं, तो केटी वाला जो है y इक्वल टू एम एक्स वगैरह से कन्वर्ट करना चाहें, इसको इस वाले से देख लो, अगर केटी इक्वल टू वाले को एल एन ए नॉट अपान एटी अगर मैं एक्स एक्सेस पे रखता हूं, इसको थोड़ा देखो इसके साथ ग्राफ, या इसके साथ ही किसी के साथ समझो, थोड़ा प्लीज गुस्सा मत होना, जल्दी समझ लेना, इसको एक क्वेश्चन भी कराना है फिर। क्या है यहां पास, अगर मैं ध्यान देना करना क्या चाह रहा हूं,
किसी एक को बाई मान लेता हूं, ln a नॉट अपान 80 को बाई मान लिया, ln a नॉट अपान 80 को बाई एक्सिस पे रखा, बाई एक्सिस तो m तो कांस्टेंट हो गया k, और t क्या हो जाएगा x एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली है कि नहीं, तो ये कुछ ऐसे ग्राफ जाएगा। कैसे बेटा, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, टाइम के इक्वल है मतलब डायरेक्ट है। चलो इसको छोड़ो, हटा दो। समझा दो सर, ये ln a वाला क्वेश्चन, ln a वाला क्वेश्चन कहाँ है, ln a वाला क्वेश्चन बेटा, ये डायरेक्ट, इसमें कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपको फार्मूला कौन सा ध्यान रखना है, k इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग a नॉट अपान a टाइम टी, तो ये फार्मूला आ जाता है। अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन कराता हूं जो कि आपको आसानी से समझ आएगा। और ये बहुत तगड़े लेवल का क्वेश्चन है, ये पेपर में आता भी है। 70% चांस ये रहता है बेटा कि इसका डेटा सेम ही रहता है, बदलता भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हाँ वंशिका ठीक है, जैसे भी लो, बाकी कोशिश करो सभी लाइव क्लास देखो। सर मैं ये बोल रही हूँ 2.23 आया है ना, जो आपने क्वेश्चन की वो बता दो। देखो ये 2.303 जानते हो कहां से आया है, ln a को हम कन्वर्ट करें हैं किसमें, लॉग में, ln a की जगह 2.303 लॉग a में कन्वर्ट करते हैं, लॉग एरिथम है वो, तो ln की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2.303 लॉग, वो बता दिया ना, ये कॉन्सेप्ट थे बेटा, लॉग m माइनस लॉग n लॉग m अपान n, देख लो लॉग a नॉट माइनस लॉग a टाइम t पे, तो लॉग a नॉट अपान लॉग सॉरी लॉग a नॉट अपान a टाइम t, ठीक है इतना था। KT इक्वल टू ही रखे, ln की जगह हमने क्या रख दिया 2.303 लॉग, बाकी वही सब है। अब हम t को उधर भेज दिए तो 2.303 अपॉन t लॉग a नॉट अपॉन a टाइम t आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, बोला है 90% ऑफ a फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 10 आवर्स, व्हेन विल 99.9% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट, एक प्रथम कोट अपक्रिया 10 घंटे में 90% पूर्ण होती है, तो यही अपक्रिया 99.9% कब पूर्ण होगी, अभी समझो। सर हमें तो बस फार्मूला याद रखना, हाँ ओनली फार्मूला याद रखना है, बाकी मैं तो समझाऊंगा ना बेटा, मेरा समझाना काम है ना, कि कैसे कहाँ आ रहा है, कितने याद करोगे, सॉल्व करते हैं, अब आप पे डिपेंड करता है, आप अगर याद कर लेते हो। ध्यान दो, बोल रहा प्रथम कोट की अपक्रिया 10 घंटे में 90% पूर्ण होती है, ठीक है, तो यही अपक्रिया 99.9% कब पूर्ण होगी, यानी सेम ही रिएक्शन है, दो सेम रिएक्शन है, तो रेट कांस्टेंट भी सेम होगा। पर पहले वाला देखते हैं, K इक्वल टू बोला है एक प्रथम कोटि अपक्रिया 10 घंटे में 90% पूर्ण होती, 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 10 आवर्स, K इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। के हमको नहीं पता है, 2.303 अपॉन टी, टी की वैल्यू कितनी है 10, पहले के लिए देख रहे हैं 10 घंटे दिया है, लॉग ए क्या है बेटा, इनिशियल कंसेंट्रेशन, वो बोल रहा है 10 घंटे में 90% पूर्ण होती है, हमारा रिएक्टेंट जो था 10 घंटे में 90% प्रोडक्ट बना लिया, रिएक्टेंट तो शुरू में 100% रहा होगा ना बेटा, तो यहाँ पे पास में क्या लिखूंगा लॉग 100, सॉरी 100
अपन 90% पूर्ण हो जा रही है, तो शुरू में 100 माइनस 90% है, 90% कंप्लीट हो रही है, तो 100 माइनस 90 कितना आएगा 10। नहीं समझ आया सर? शुरू में 100% रहा रिएक्टेंट, ठीक है, 100 हमने लिखा ना, 100 बन कितना गया 90, तो 100 माइनस 90 कितना आया 10। 2.303 अपॉन 10 लॉग 100 अपॉन 10 लॉग 10। और बेटा लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहां पास में क्या लिख दूंगा 2.303 अपॉन 10, ये क्या निकला है k इक्वल टू, ठीक है। और कब के लिए यह है बेटा 90% कंप्लीट के लिए, 90% कंप्लीटेड के लिए ये आया के आया है वैल्यू। अभी हम इसको काटेंगे पीटेंगे नहीं, फिर हमको कितने में निकालना है 99.9%। तो फॉर एक सेकंड बेटा आए हैं, गेट खोल दूं मैं। अब यही बेटा उसी के आगे है, फॉर 99.9% कंप्लीटेशन के लिए, कंप्लीट होने के लिए। हाँ क्या हुआ? हाँ हाँ, कुछ दिक्कत हो गई? आराम से आना चाहिए था। ठीक, बैठ लीजिए, अगर कुछ होता है फिर देखते हैं। 99.9% कंप्लीटेड के लिए अगर बात हो बेटा, तो रखा जाएगा सेम के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, हमको नहीं पता है, लॉग ए की जगह 100 ही आएगा बेटा, अपॉन ए माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स रखना है बेटा, 100 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 99.9% कंप्लीट हो रही ना, तो 100 माइनस 99.9 कर लो, जिससे सब्ट्रैक्ट करते नहीं आता, ऐसे करना, डायरेक्ट गलत मत करना, 100.0 कर लो और 99.9 कर लो, तो 10 में 9 गए 1 और ये हो गया 9, 9 में 9 गए 0, 9 में 9 गए 0, कितना आया 0.1, 0.1। अब इसके आगे सॉल्व करें तो आ जाएगा 2.303 अपॉन टी, और के की जगह मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दिए देता हूं, अभी वही मैं के ही लेके चल रहा हूं, लॉग 0.1 है बेटा, मैं इसको लिख सकता हूं 1/10, और 10 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1000, लॉग 1000। नहीं समझ आया हो तो बोलो। 0.1 को मैं लिख सकता हूं 0.1 इक्वल टू 1/10, और 1/10 10 नीचे था, ऊपर गया तो वो नीचे था डिवाइड में तो ऊपर गया मल्टीप्लाई में, तो 100 इंटू 10 1000 हो गया, ठीक है। अब हम 1000 को लिख सकते हैं बेटा 10 की पावर 3, कैसे 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2.303 अपॉन टी लॉग 10 की पावर 3। अभी मैं वापस बताया हूं पिछली स्लाइड में, लॉग m की पावर n, n लॉग m, मतलब जो वैल्यू पावर में होती है वो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में हो जाती है, तो इसको आप लिख सकते हो 2.303 अपॉन टी, और ये हो जाएगा 3 लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू हमेशा होती है 1, ठीक है। ये के इक्वल टू इतना निकल के आया है, के इक्वल टू। अभी थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। एट इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, तो के इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं 2.303 अपॉन 10 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग क्या क्या क्या, इसको आगे सॉल्व कर देते हैं ना, 2.303 अपॉन टी इंटू 3 लॉग 10 की वैल्यू 1, यानी केवल बचा 3 बेटा। अब इसके आगे ध्यान से देखो, अगर 2.303 इधर भी है, 2.303 इधर भी है, ऊपर ऊपर है तो किसी एक को काट सकते हो, ये इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, या चाहे उसको उधर भेजो, तो मैं तो यही काटम कूट किए देता हूं।
2.303 से 2.303 कैंसल बोले तो। अब इसके आगे का स्टेप, यहां तो जगह ही नहीं है, अगली स्लाइड लेता हूं। देखो क्या है, 1/10 बचाना, 1/10 इक्वल टू 1/t/3। अब यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं बेटा, बिना पेन उठाए। ये t है, डिवाइड में है, इधर में लाऊंगा, इधर में लाऊंगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। t इक्वल टू, ये 10 डिवाइड में है तो t/10 होगा, 10 को उधर भेज दूं तो 10 इंटू 3 30 आ जाएगा, यानी 30 हावर इसका आंसर है। सर हाँ, बहुत बढ़िया सिद्धांत चौधरी, बहुत बढ़िया जवाब भी आ गया। ओके ओके, ठीक है, आपका सही जवाब था। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, इंप्लाइज दैट, मैं डायरेक्ट लिखे देता हूं, ये था, देखो ध्यान से, अगर तो 1/10 1/10 इक्वल टू, कहां गया, 1/t/3 1/t/3। तो t को मैं इधर लाऊंगा, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 10 को उधर भेजूंगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 इंटू 10, तो t इक्वल टू हो गया 30। सेकेंड था कि हवर, जो पहले रहा होगा, घंटे की बात चल रही है बेटा तो घंटे में ही आएगा, यानी हवर में। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार का दुख दर्द हो तो बताएं, होना ही नहीं चाहिए, ऐसे समझाया हूं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा यहीं तक, जिसको नहीं समझ आया कल पूछना, कल इसका पार्ट लगभग फिनिश हो जाएगा, ये जो चल रहा है इंटीग्रेटेड इक्वेशन वगैरह वगैरह वाला। ठीक है, एंड हो गई क्लास। ठीक है, बाय बाय, बंद कर दीजिए।